हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आप लोग कई बार याद दिलाते हैं कि अमरीश मिश्रा जी से जरूर बात करें। गैप हो जाता है, जाहिर है उनकी मसरूफियात हैं। आज एक बार फिर हम अमरीश मिश्रा जी से बात कर रहे हैं। इससे पहले कि उनसे बात शुरू हो, मैं आपको बता दूं कि आप उनके चैनल @अमरीश_मिश्रा उस पर आप जाएं और उनकी ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखें। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल का लिंक भी दूंगा, उस पर आप जरूर जाइए। हर दिन बहुत ही अहम वीडियो, कम से कम एक नहीं तो दो कम से कम वीडियो रहती हैं और बहुत ही गहराई होती है उसमें। आज अमरीश मिश्रा जी से जो बात हम समझना चाहेंगे, पिछले 2 दिनों में ट्रंप ने बहुत ही दो बड़े अजीब से काम किए हैं, जिसकी उम्मीद, हालांकि उनसे कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता किसी अच्छे काम की। एक तो उन्होंने नक्शा जारी कर दिया, हॉर्मुज अमेरिका का हिस्सा है, और दूसरे धमकी दे दी कि ईरान के साथ जो मुल्क भी कारोबार करेंगे उन पर हम पाबंदियां लगा देंगे। यानी अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से बिल्कुल अलग थलग पड़ जाए ईरान। उधर ग्राउंड पर जो ईरान को कामयाबियां मिली हैं, वो बहुत बड़ी कामयाबियां हैं, जिसको खुद अमरीकी और इजरायली मीडिया बार बार कह रहा है कि अमरीका और इजराइल हार चुके हैं हर सतह पर। ऐसी हालत में अमरीश मिश्रा जी किस तरह से देख रहे हैं? वो वॉर हिस्टोरियन भी हैं, बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। कई बार ईरान जा चुके हैं, बिल्कुल ग्राउंड जीरो की इंफॉर्मेशन उनके पास है, उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, राब्ते हैं, और हर दिन मुसलसल फॉलो कर रहे हैं तमाम खबरों को। अमरीश मिश्रा जी जब कोई बात करते हैं तो वाकई उसमें बहुत वजन होता है और उसमें बहुत तजर्बा शामिल होता है। अमरीश मिश्रा जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि थैंक यू कादर। अगर, हालांकि ट्रंप के दिमाग को पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया, दुनिया भर के एक्सपर्ट शायद ये समझने लगे कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल काम है कि ट्रंप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, समझना जरा मुश्किल है। लेकिन ये जो दो बड़े फैसले अभी 2 दिन के अंदर अंदर उन्होंने जो बातें कही, उनको आप कैसे देख रहे हैं? फिर हम जंग के हालात को और समझेंगे। नहीं, देखिए, एक तो उनका जो हुरमुज को लेके एक एक उन्होंने ट्वीट किया और उसमें हुरमुज को अमेरिका का हिस्सा बता दिया। ये हास्यास्पद भी है लेकिन खतरनाक भी है, क्योंकि देखिए ग्रीनलैंड को पहले ये ऐसा कर चुके हैं। ग्रीनलैंड को, ये जो कि डेनमार्क की एक ऑटोनोमस एक एरिया है डेनमार्क का, तो उसको उसके साथ भी ये इस तरीके से हरकत कर चुके हैं। और मौखिक तौर पे तो वेनेजुला को भी ये कहते हैं अमेरिका का हिस्सा है, और लैटिन अमेरिका तो हमारा बैकयार्ड है और वहां पर तो हम सब जो चाहे करेंगे। तो ट्रम्प का एक ये जो अप्रोच है, जो एक तरह से ऑटोक्रेटिक कह लीजिए उसको, कुछ हद तक फैसिस्ट भी है, कि वो अपने इंपीरियल एम्बिशंस को इम्पोज करना चाहते हैं और ये उनकी इच्छा है। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि यहाँ पर एक ऐसी जगह पे वो अपना क्लेम कर रहे हैं जिस जगह पे वो हार चुके हैं। स्टेट ऑफ हुर्मुज की जंग लंबी चली, 40 दिन की जंग के दौरान एक स्टेट ऑफ हुर्मुज की भी जंग चली। उसके बाद एक्सक्लूसिवली स्टेट ऑफ हुर्मुज की जंग अलग से 7 जुलाई और 23-24 जुलाई के बीच चली, जिसको हम 14-15 दिन की जंग कहते हैं अभी 2026 में। उस जंग में ईरान ज्यादा एग्रेसिव रहा पहले से, 40 दिन की जंग के दौरान की भी तुलना में। ईरान ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, फ्यूजन मिसाइल्स पैदा की, हाइब्रिड मिसाइल्स पैदा की, यानी किसी एक मिसाइल का इंजन दूसरे मिसाइल की बॉडी, किसी एक मिसाइल का वॉरहेड दूसरे मिसाइल का इंजन। तो वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके अल्टीमेटली वो 3 अमेरिकन सोल्जर्स को जॉर्डन में मारने में कामयाब हो गई। ये 17 जुलाई की घटना। उस घटना के बाद ट्रंप पूरी तरह से, उनके जो मिलिट्री एम्बिशंस थे वो धराशायी हो गए। और उसके बाद आप देखिए तो एक वो स्ट्राइक करने वाले थे जुलाई एंड में, माहौल बना था, फिर उसमें आया कि मोहम्मद बिन सलमान ने उनको रोक दिया। वो तो कहने की बात है, ये खुद ही नहीं तैयार थे। उसके बाद अगस्त में, अभी परसों बात आ रही थी, ट्रंप ने कहा था कि हम स्ट्राइक करेंगे और जंग होगी, जब ये 60 दिन पूरे हुए, क्योंकि 17 जून को एमओयू साइन हुआ था या अमेरिका ईरान के बीच, और 17 अगस्त को 60 दिन पूरे होते हैं। जबकि 60 दिन की बात यह है कि जब, अगर वो अमेरिका लागू करता उस एमओयू को, अमेरिका ने तो फाड़ के फेंक दिया,
यानी अमेरिका नेवल ब्लॉकेड हटाता, बहुत सारी ईरान के फ्रोजन एसेट्स लौटाता, तो तब ये था कि 60 दिन बातचीत चलेगी जिसमें न्यूक्लियर इश्यू पे बात हो सकती है। लेकिन वो तो कभी नौबत ही नहीं आई, और फिर 60 दिन पूरे होने पे ट्रंप ऐसा दर्शाने लगे जैसे 60 दिन कोई डेडलाइन थी और उसके बाद वो बमबारी करेंगे, लेकिन फिर वो बमबारी से पीछे हट गए। आज जो लेटेस्ट खबर है, आज 20 अगस्त है 2026, आज के लेटेस्ट खबर है कि उन्होंने अब इकोनॉमिक वॉरफेयर अनाउंस की, इकोनॉमिक डी डे। अब इकोनॉमिक डी डे क्या है? इकोनॉमिक डी डे यही है कि वो अब छोटी एंटिटीज है जो ईरान के साथ ट्रेड कर रही हैं, ये कर रही हैं, उन पे कह रहे हैं सैंक्शंस लगाएंगे और ईरान को दाने दाने के लिए मोहताज कर देंगे, बेसिकली ये है। अब ये लेकिन करना एक देश के साथ आज की दुनिया में असंभव है, क्योंकि बहुत सारे वैकल्पिक रूट है। ईरान ने अपना तेल भी देखिए 17 जून से लेके जो 10 दिन की एक, जब अमेरिका ने ब्लॉकेट कुछ दिन के लिए हटाया था, उस दौरान 1 करोड़ बैरल से ज्यादा ईरान ने तेल बेच दिया, जो उसके प्री वॉर लेवल्स के बराबर है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी सुविधाएं, सब चीजें वहां पहुंची हैं। दूसरा जो लैंड ट्रेड है ईरान का, जहां से अनाज और ये सारी चीजें पहुंचती हैं, बहुत उसके विस्तार में जाइए तो फिर एक एक छोटी छोटी चीज, अफगानिस्तान से ये पहुंचता है, इंडिया से ये पहुंचता है, तो ये सारी चीजें, इसका भी इंतजाम ईरान ने किया हुआ है। फिर जो उसकी जो अभी नेवल ब्लॉकेड है उसको स्कर्ट करने के लिए कैस्पियन सी के थ्रू वो शैडो फ्लीट जो ईरान की चलती है, उधर एक स्ट्रेट ऑफ मलक्का में चलती है। यानी जो शैडो फ्लीट का मतलब ये है कि अगर ईरान का तेल है, ईरान की शिप है, वो दूसरे ऐसे जहाज में तेल को ट्रांसफर करती है जिसका कोई नाम नहीं, और जो इस तरह से बेनाम है। और ऐसे बहुत सारी शिप्स बहुत सारे देशों की घूमती रहती है, वो पता लगाना संभव है। और वो कई शिप्स ऑलरेडी ईरान ने वहां पर दुनिया में छोड़ रखी है। और ये तो आज से करीब 3 महीने पहले की खबर थी कि स्टेट ऑफ मलक्का से वो जाके, स्टेट ऑफ मलक्का जो इंडोनेशिया मलेशिया के पास है, वहां से जाके वो चीन तेल पहुंचा रहा है। तो इसलिए ईरान ने विकल्प ढूंढ लिया। दूसरी बात सैंक्शंस की बात है, ये है तो इस, अब वो तो 47 साल से सैंक्शंस में रह रहे हैं। अगर ये होता, मान लीजिए ये स्थिति होती कि इनकलाब के बाद पश्चिम से बहुत अच्छे संबंध होते ईरान के, उसकी जनता ने 30-35 साल ये एंजॉय किया होता, अमेरिकन गुड्स, अमेरिकन अच्छे रिश्ते, और पूरे जो अब तो खैर चाइना कंज्यूमर गुड्स दे रहा है, जो कंज्यूमर गुड्स को एंजॉय किया होता, उसके बाद अचानक अमेरिका से जंग होती, तब तकलीफ आती। लेकिन अब तो शुरू से आप जब एक सैंक्शन इकोनॉमी आपने बिल्ड कर ली, और मैंने वहां जाके देखा, वहां जो एक मिडिल क्लास है ईरान में, उसकी पॉलिटिकल वो जो भी हो, वो मान लीजिए रिजीम के कुछ लोग साथ है, कुछ खिलाफ है, लेकिन जो खिलाफ हैं वो भी कह रहे हैं कि हमें अमेरिका का इंटरफेरेंस नहीं इस तरह से पसंद है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी इरानियंस को हर्ट कर रहा है। तो वहां पर एक मिडिल क्लास इकोनॉमी बहुत बड़ी है और उसका अपना काम चल रहा है। वहां यूथ का एक हिस्सा बहुत बड़ा है और वो अपना अब चला रहा। और समृद्धि जो है वो, हमने उस तरह की गरीबी तो वहां देखी नहीं जैसे भारत में हम देखते हैं, जो स्लम्स हैं, जो सिटी के स्लम्स हैं, उस तरीके से तो हमने वहां देखा नहीं। अब ये देखिए जो पूरी सिचुएशन है, इसमें ईरान की जनता, इवन मिडिल क्लास, ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि वो सोवियत रशिया की तरह या ईस्ट यूरोप जैसे एक समय हुआ था कि उन लोगों ने कहा कि हमें वेस्ट की तरह लाइफ लीड करनी, वैसी चीज वहां ऐसा एस्पिरेशन दिखता नहीं। क्योंकि ऑलरेडी वहां पर एक आजादी है लोगों को, महिलाओं को भी, लोग आराम से वहां घूमते टहलते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि ट्रंप का ये भी जो दांव है, जिसको वो इकोनॉमिक डी डे कह रहे हैं, यानी इकोनॉमिक डी डे मतलब जो 1944 में नॉर्मंडी में इन्वेजन किया था एलाइज ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो डी डे था जब जब जर्मन्स का फ्रांस पे भी कब्जा हो गया था और काउंटर अटैक किया था अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस ने, उसको डी डे कहते हैं। तो इन्होंने कहा अब हम इकोनॉमिक डी डे कर रहे हैं, मतलब इकोनॉमिक ऐसा ऐसा हमला हम करने जा रहे हैं कि कुछ नहीं बचेगा और हर चीज ईरान की खत्म हो जाएगी। फॉरेन अगर कोई दूसरे नामों से कंपनी रजिस्टर हैं, कैश ट्रांसफर हो रहे हैं, जो भी पूरा हो रहा है वो सब हम ध्वस्त कर देंगे। सच्चाई ये है कि वो तो ऑलरेडी, उसको आप ध्वस्त नहीं कर सकते। उसको आप, नाइजीरिया के एक छोटे सा देश उस तरह की एक पैरेलल इकोनॉमी चलाता है, आप कुछ नहीं कर सकते उसको, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सब फर्जी बातें। ये तो एक्चुअली अब ये साफ हो गया है कि अगस्त आ गया है और किसी तरह ट्रम्प ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के चुनाव तक खींचना चाहते हैं। स्ट्राइक्स वो अभी नहीं करेंगे, हाँ नेवल ब्लॉकेड वो जारी रखेंगे।
अब यही है, और ईरान का ये मानना है कि नेवल ब्लॉकेड कब तक जारी रखूगी। देखिए, अब ये जंग हो गई है इकोनॉमिक विल की जंग। जो एक इकोनॉमिक विल होती है, आर्थिक इच्छा शक्ति उसको कह लीजिए, या माशी इच्छा शक्ति, माशी उसको विल कह लीजिए, तो उसकी ये जंग है कि अमेरिका कब तक नेवल ब्लॉकेड जारी रख सकता है, जबकि उसकी हालत खराब है। इब्राहिम लिंकन में म्यूटनी जैसी स्थिति हो गई, वहां पर सप्लाईज नहीं पहुंच रही हैं। और सप्लाईज क्यों नहीं पहुंच रही हैं? क्योंकि जो वॉर सेक्रेटरी उनके पीट हेग्सेट है, उन्होंने ट्रंप को ब्रीफ नहीं किया, सच्चाई नहीं बताई कि ईरान ने बहरीन में फिफ्थ फ्लीट का हेडक्वार्टर पहले ही उड़ा दिया था, फिर उसको डीगो गार्शा शिफ्ट करना पड़ा, वहां से सप्लाईज वगैरह अरेंज नहीं हो पा रही हैं। तो अमेरिका जो है बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर रहा है, उसकी सेना जंग के लिए नहीं तैयार है, और फिर ट्रंप के सामने इलेक्शन भी। तो इसलिए देखिए, ट्रंप नवंबर तक इसको खींचने की कोशिश करेंगे, उसके पहले विड्रॉ भी कर सकते हैं। ईरान इसके लिए तैयार है कि भाई हम तो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं कि अगर हम हमारे ऊपर और भी तुम सैंक्शंस लगा दो, जितने सैंक्शंस चाहे लगा दो, हम पूरी तरीके से इस पूरे पीरियड में हम सरवाइव ही नहीं करेंगे, बल्कि और मजबूत होंगे। और जो अमेरिकन मीडिया आउटलेट्स है, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके वॉशिंगटन पोस्ट, ये अपनी खबरें छाप रहे हैं कि भाई ईरान बहुत बदहाली है, और ये सैंक्शन से, और ये पूरा जो जंग चली है, इससे बहुत लोगों का बिजनेस चौपट हो गया है। उसमें आंशिक सच्चाई है, लेकिन उनको वहां की सरकार विकल्प भी दे रही है। कोई वैकल्पिक वहां पर, जो जिन लोगों का इंटरनेट वगैरह से बिजनेस चलता था या वेस्ट के साथ थोड़ा बहुत था, उनको एक विकल्प भी वहां दिया जा रहा है। तो ये देखिए पूरी सिचुएशन। ये सिचुएशन है कि ईरान उन तमाम पाबंदियों का सामना पहले से कर रहा है, इसलिए उसको तजर्बा लंबा है। और उन्होंने तो बाकायदा रेजिस्टेंस इकोनॉमी नाम दिया था, आयतुल्लाह खामेनाई ने रेजिस्टेंस इकोनॉमी नाम दिया था। और अभी जो सूरत हाल सामने नजर आ रही है वो ये कि ईरान अब ये धमकी दे रहा है साहब, 2 दिन अभी पिछले, क्योंकि हमारी आपकी बात कई दिन के बाद हो रही है, ईरान ने कहा कि इस बार अगर हमला किया अमेरिका ने, तो यूरोप तक में भी जो इनके फौजी अड्डे हैं उनको भी हम ध्वस्त कर देंगे, उनको भी हम तबाह कर देंगे। तो क्या ईरान न सिर्फ वेस्ट एशिया से अमेरिका को निकालने का काम कर रहा है, बल्कि यूरोप से भी निकालने का काम कर रहा है? यूरोप के तो मुल्क बहुत से पहले ही अमेरिका के और उन मुल्कों के बीच में भरोसे की कमी आ चुकी है। ट्रंप ऐसी हरकतें कई बार कर चुके हैं, नेटो का खर्चा दो, आपकी सिक्योरिटी के लिए हम क्यों खर्चा दें? तो क्या ईरान लार्जर सिनेरियो में अमेरिका को यहां से, पूरे इलाके से बाहर निकालने की तैयारी कर रहा है? किस तरह से, कैसे? अरब मुल्कों से ये कहना कि आप अपनी जमीन और आसमान और समंदर इस्तेमाल ना होने दें हमारे खिलाफ, और यूरोप तक हम हमला करेंगे, इसके क्या मानी है अभी जिस स्टेज में ईरान है? नहीं, देखिए, इसके मायने बहुत सही, बहुत साफ है कि गल्फ देशों की हालत खराब है। बहरीन, कुवैत, कतर, ये जो तीन तीन देश हैं, और जॉर्डन काफी हद तक, ये चार देश, ये तो ऐसी स्थिति में है कि अमेरिकन ट्रूप्स को होस्ट नहीं कर सकते। तो अमेरिका ये सोच रहा है कि अपने बेसिस को हम धीरे धीरे शिफ्ट करें, और सऊदी अरेबिया के अंदरूनी इलाकों में ले जाएं, और इसराइल के अंदरूनी इलाकों में ले जाएं। उसको दो ही दिखाई पड़ रहे हैं। जॉर्डन की भी बात आती है कि जॉर्डन में भी कुछ अंदरूनी इलाके हैं जहां तक ईरान के मिसाइल उतनी आसानी से नहीं पहुंच सकते। लेकिन सवाल यह है कि तुम कर भी दोगे तो ईरान की मिसाइल तो पहुंच ही जाएंगे। वो दिखा चुके हैं, वो इसराइल तक पहुंच सकते हैं। वो तो डीगो गार्शिया भी उन्होंने मारा था, और उन्होंने टर्की तक पे इस तरह की स्ट्राइक्स हुई थी, जो ईरान ने कभी एडमिट नहीं की, लेकिन टर्की ने कभी ईरान को कंडेम भी नहीं किया उस पर। तो अब सवाल यहां पर यह है कि देखिए, ये लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि गल्फ में कोई अंदरूनी जगह ढूंढी जाए जहां से ईरान की मिसाइल्स की रक्षा की जाए। यानी बहरीन, कुवैत और जॉर्डन का एक बड़ा हिस्सा ये लोग खाली करने के मूड में है। कतर भी, ओमान पे तो वैसे ही इनको, अभी तो ओमान को तो कह दिया था हम बम्बार्डमेंट करेंगे। अब यहां पर सवाल यूरोप का आता है। तो यूरोप में क्या है कि यूरोप भी सैंक्शंस लगाने की बात कर रहा है, स्नैपबैक मैकेनिज्म वगैरह। तो यूरोप के साथ एक बहुत इस समय ईरान का टेंशन बहुत हायर लेवल पे पहुंच गया है। और ईरान ने यह भी कहा है कि ईरान के खिलाफ जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, उसमें यूरोप भी संलग्न है। उसमें इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जो भी इस तरह के देश है,
फ्रांस के साथ तो बकायदा बहस चली है इस पे। और दूसरी बात यह है कि इंग्लैंड में जो अमेरिकन बेसिस है उनका इस्तेमाल हो सकता है, अगर जंग होती है तो उसका इस्तेमाल हो सकता है। जर्मनी में जो बेसिस हैं, डीगो गार्शा में जो बेसिस हैं, और बल्गेरिया रोमानिया में जो बेसिस हैं, ईस्ट यूपी, सॉरी ईस्टर्न यूरोप में। और यहाँ पर टर्की अलाउ नहीं करेगा, सऊदी अरेबिया अभी मना कर रहा है। तो ये अगर जंग होती है जल्दी तो इसमें यूरोप ही मेन रहेगा। इसलिए उन्होंने थ्रेटन किया है कि हम यूरोप तक हमारी पहुंच है, और यूरोप में जो अमेरिकन बेसेस हैं फेयरफील्ड वगैरह में जैसे, वहां तक हम स्ट्राइक कर सकते वहां तक हम स्ट्राइक कर सकते हैं। ये ईरान अपनी, मुझे याद है कि एक बार ईरान के किसी सीनियर कमांडर ने ये कहा था कि न सिर्फ हॉर्मोज और बाबल मंदब बल्कि हम जिब्राल्टर तक हम बंद कर सकते हैं मेडिटरेनियन का रास्ता। तो हैं। हाँ, उन्होंने ये किया। उन्होंने, जी उन्होंने इजिप्शियन शिप्स पे मारा था, जी इजिप्ट, बल्कि इजिप्ट इजिप्ट में खड़ी अमेरिकन शिप्स पे मारा था अभी जी 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 कुछ जी दिन पहले, 10-15 दिन पहले दो अमेरिकन शिप्स पे स्ट्राइक किया था, और जिससे बहुत बवाल हुआ था। इजिप्ट ने लेकिन कंडेम नहीं किया ईरान को, और वो हम्म। अमेरिकन शिप्स थी। और उससे क्या हुआ कि मेडिटेरेनियन तक पहुंच है, उसके आगे जिब्राल्टर है, तो जिब्राल्टर तक आराम से पहुंच जाएंगे वो। तो जिब्राल्टर पहुंच सकते हैं तो यूरोप पहुंच गए। तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर है, इसमें कोई बात ही यानी नहीं। ईरान ने अपनी वो ताकत दिखा दी कि अब उसे कहीं कोई नहीं रोक सकता। उसकी लिमिट जो है वो सिर्फ यही इलाका नहीं है, उस लिमिट से कहीं आगे तक जा सकता है। पिछले दिनों कुछ ऐसी भी खबर थी कि ऐसी मिसाइल तैयार की जाए जो अमेरिका मेनलैंड तक पहुंच सके। इस किस्म की भी इंस्ट्रक्शंस कुछ बताई थी कि आयतुल्ला मुश्तबा खामेनाई ने ऐसी इंस्ट्रक्शन दी हैं। अच्छा, इसी बीच में दो तीन और चीजें साथ साथ चल रही हैं। एक तो हॉर्मुज पर कह दिया कि साहब ये हमारे कंट्रोल में है। ईरान से कोई बातचीत नहीं चल रही, ये भी कह दिया ट्रंप ने। और उधर एक एक यूएई और ईरान के बीच में एक चीज ऐसी खड़ी कर दी गई जिसमें बता दिया, ईरान का कहना है कि वो फॉल्स फ्लैग था, कि यूएई पर कोई बैलिस्टिक मिसाइल हो रही थी। ये कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें हो रही हैं, इसमें क्या हकीकतें हैं, क्या साजिशें हैं, थोड़ा सा बताइए। एक और थिएटर पे भी कुछ काम हो रहा है जो तुर्की, सीरिया, इजराइल, वहां भी कुछ चीजें हो रही हैं। ये जो और छोटे छोटे थिएटर अलग अलग खुल रहे हैं, इनके क्या मानी है? नहीं, देखिए, इसमें दो ही चीजें हैं कि यूएई तो लंबे समय से उसका इख्तलाफ चल रहा है ईरान से। यूएई का सऊदी अरेबिया से भी नहीं बन रही सऊदी अरेबिया की। सूडान के मसले पे दोनों क्लैश कर गए, सोमालिया के भी मसले पे। अब यहाँ पर यह है कि यूएई की भूमिका खत्म हो रही, क्योंकि यूएई बहुत ज्यादा वनरेबल है। जब हम्म चाहे ईरान उसको मार सकता है और जहां चाहे मार सकता है, ये और ईरान ने ये दिखा दिया है। अब यूएई कह रहा है कि ईरान से हम संबंध तोड़ देंगे, हम फाइनेंशियल भी संबंध नहीं रखेंगे कोई। यानी जो ट्रेड होता है ईरान टू दुबई, फिर दुबई से सब जगह जाता है, ये भी काफी दिनों चला सैंक्शंस के दौरान, अभी तक चला ये। उसको भी हम बंद कर देंगे, लेकिन उसको बंद करना दुबई की बस की बात नहीं, मैं आपको बताऊं। क्योंकि वहां पर बहुत सारे इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं, वो बड़ा इंडिविजुअल सेंट्रिक वो ट्रेड है जो ईरान दुबई, और जैसे भारत में भी बहुत सारी चीजें वाया दुबई ईरान की आती हैं। तो वो उसमें जो इंडिविजुअल्स हैं, और वो यूएई के सिस्टम में अंदर तक घुसे हैं, और वो वहाँ करप्शन भी है, वहाँ सब कुछ है, तो वो वहां पर मैप्ड आउट है। यूएई की रेलेवेंसी खत्म हो गई है कि जो एक ऐसा हब जहां आदमी आके कुछ इन्वेस्ट कर सकता था, घर ले सकता था, पूरी दुनिया में कहीं से भी आके वो कर सकता था, और उसका पैसा सेफ रहता। वहां पर कोई इस तरह का टैक्स का भी इशू नहीं कोई। तो ये जो एक उसमें इलीगल वेल्थ भी बहुत बड़ी मात्रा में, तो वो सब जो था वो अब ईरान यूएई का हिल गया है। तो यूएई देखिए इज आउट ऑफ द इक्वेशन। अब हम इस पे आते हैं सीरिया पे। तो सीरिया पे क्या है कि अभी 2 दिन पहले इसराइल ने स्ट्राइक कर दी एक ऐसे एयरपोर्ट पे जो बंद था, जो टर्किश किलोमीटर टर्किश बॉर्डर है उससे 50-60 किलोमीटर केवल दूर है, और वहां टर्किश ऑफिसर्स विजिट के लिए आए। अब नेतन्याहू, इसराइल एक तरफ ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, दूसरा वो टर्की को मानता है, क्योंकि वो कहता है कि शिया
एक्सेस ऑफ ईविल ईरान लीड करता है, सुन्नी एक्सेस ऑफ ईविल वो टर्की लीड करता है। और टर्की के साथ वाद विवाद बहुत हुआ है, लेकिन टर्की का ट्रेड भी ईरान के साथ, इजराइल के साथ भारी मात्रा में चल रहा था। अभी तक अभी कुछ दिनों से उसके बारे में रिपोर्ट नहीं आ रही है, तो ये हुआ है कि शायद काफी हद तक वो ट्रेड बंद कराया गया है। लेकिन फिर भी वो ट्रेड ऐसी चीज होती है जो चलती रहती है। एक बार शुरू हो जाए तो फिर उसको बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर्स आप लीजिए, तभी वो ट्रेड बंद होता है। अदरवाइज ये सब कहना कि ट्रेड टर्की और इसराइल में नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं, ट्रेड जरूर हो रहा है। तो अब यहां पर टर्की की पोजीशन बड़ी ऑड हो गई, क्योंकि टर्की जो है, देखिए टर्की के साथ क्या है कि वो ईरान के साथ अंदर से नहीं है, लेकिन उसकी मजबूरी है, क्योंकि जो कुर्द सवाल है, तो कुर्द सवाल जो अर्दोगन ने देखा कि इजराइल अमेरिका कुर्दों को ईरान में भेज के रिजीम चेंज करवाने की उन्होंने कोशिश की, और वो जानता है कि अगर ये सफल हो जाती तो फिर उसके बाद कुर्द सीधा टर्की पे आते, क्योंकि वो इजराइल और अमेरिका के एजेंट्स हैं। और 15% सबसे ज्यादा तुर्क पॉपुलेशन दुनिया में वो तुर्की में, और वो कुर्द फिर अर्दोगन के लिए एक बहुत बड़ी इंटरनल समस्या हो जाती। तो उसने, अर्दोगन ने इंश्योर किया कि ईरान को जो भी मदद पहुंचाई जाए, इंटेलिजेंस सब कुछ, कुर्दों वाले मुद्दे पे ईरान की मदद की जाए, और वही मुद्दा अभी भी चल रहा है। इसलिए अब देखिए 8 जुलाई को अंकारा में ट्रंप पे असैसिनेशन अटेम्प्ट की पूरी खबर आई। अंकारा कहाँ है? अंकारा टर्की का कैपिटल है, और वहां पर अगर ट्रंप सुरक्षित नहीं है, जो कि ट्रंप ने को अर्दोगन का बहुत बड़ा दोस्त मानते, यहां तक बात हुई कि उनको ओल्ड एयरफोर्स वन से एक छोटे से प्लेन में जाना पड़ा, और बीच में केटरिंग वाली ट्रक में, वो जो उनकी अपनी होती है ट्रॉली, उसमें छुप के जाना पड़ा, और बड़ा जगहसाई हुई, ये पूरा मुद्दा बना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अंकारा में जब ट्रंप सुरक्षित नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि टर्की जो है उसकी, देखिए टर्की चाहता है कि इजराइल के साथ उसका एक तल्ख संबंध रहे, लेकिन अंदर अंदर वो जंग नहीं चाहता है कि इजराइल के साथ जंग हो जाए। लेकिन स्थिति ऐसी बन रही, सिचुएशन ऐसी बन रही है, और इस समय नेतन्याहू ऐसे मूड में है, क्योंकि देखिए ट्रंप नवंबर में इलेक्शन है, इजराइल में अक्टूबर में इलेक्शन है। इजराइल के लिए, नेतन्याहू के लिए इलेक्शन में एक जंग जरूरी है, और ये बात समझ लीजिए, एक जंग जरूरी है, और ईरान के खिलाफ लड़ नहीं सकता है, तो उसको एक जंग लेकिन करनी है। दूसरी तरफ अमेरिका के नवंबर में इलेक्शन है, वहां जंग नहीं जरूरी है, बल्कि जंग ना हो तो अच्छा। बहुत सारी चीजें, ये एक बड़ी यानी आप, मैं रुक करके कह रहा हूँ, यानी आप ये कह रहे हैं कि इजराइल और तुर्की के बीच में जंग हो सकती है इस इलेक्शन से पहले? अब इजराइल और तुर्की के बीच में जंग होगी, सीरिया को वो और आगे बढ़ सकता है कब्जा करने के लिए, क्योंकि सीरिया को जैसे जैसे वो तंग करता है इजराइल, तो अल शरा तो भाई, देखिए असद को जो हटाया गया था 8 दिसंबर 2024 को, उसमें तुर्की, अमेरिका, इजराइल तीनों का हाथ था, कुछ हद तक सऊदी अरेबिया और यूएई का भी हाथ था, लेकिन बेसिकली ये तीन थे। लेकिन ये तीन थे तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो तीनों एक थे इसमें, वो अपने अपने इंटरेस्ट में उन्होंने ये चाहा। अब टर्की ये समझता अल शरा तो उसका आदमी है, उसने खड़ा किया है, उसने बैठाया। इजराइल समझता उसका आदमी है, अमेरिका समझता उसका आदमी है। ट्रंप ने कहा था अल शरा से कि लेबनान पे हमला करो, हिजबुल्लाह से लड़ो, अल शरा ने मना कर दिया कि ये हो ही नहीं सकता। अब इधर इजराइल ने बम्बार्डमेंट की, और इजराइल ने जो बम्बार्डमेंट किया उसको अमेरिका ने कंडेम किया, टॉम बैरेक। लेकिन टॉम बैरेक ऐसा, वो एक तरह का ब्रोकर है, और उसकी बात का कोई भरोसा नहीं है। तो अमेरिका की ही प्लानिंग है ये कि इजराइल से टर्की पे प्रेशर डालाओ वाया सीरिया, और सीरिया पे भी प्रेशर एक पड़ेगा कि सीरिया जो है वो ज्यादा अमेरिका, क्योंकि अल शरा ने हिजबुल्लाह पे हमला करने से मना कर दिया, मेरे ख्याल से वो भी प्रेशर अल शरा पे पड़ रहा है। क्योंकि देखिए अल शरा को मेरे ख्याल से ईरान ने बहुत स्ट्रेट एक मैसेज दे दी कि अगर तुमने जरा भी हिजबुल्लाह, मतलब लेबनान में अगर तुम घुसे, तो हम तो फिर दमस्कस पे सीधे स्ट्राइक करेंगे और खत्म कर देंगे। और ये 40 दिन की जंग के दौरान दमस्कस पे ईरान ने स्ट्राइक की थी। ईरान एक बार रिहर्स करके सबको दिखा चुका है, एक तरह से रिहर्सल कर चुका है कि कहाँ कहाँ उसकी पहुंच है। तो इसलिए भी अल शरा डरा हुआ है, और अल शरा जानता है कि इस समय वो ऐसी स्थिति में नहीं है, उसकी सेना बिल्कुल खत्म है,
वो क्या लड़ेगी, हिजबुल्लाह खुद ही हरा देगा, लेकिन उधर से ईरान ने मार दिया तो खेल खत्म हो जाएगा। इधर सऊदी अरेबिया यमन से, यमन इतना मार रहा है, इतना मार रहा है कि जो सऊदी बैक्ड मर्सिडीज है, जिनको एक्चुअली मैं सऊदी अमेरिकन इजरायली बैक्ड मर्सिडीज मानता हूं, जो यमन के एक हिस्से पे काबिज हैं, उनपे अलमोखा में, मारिब में, हद्रामौत में, एडन में, कि मतलब ऐसा तो मैंने देखा नहीं, वन वे हो रहा है। वो कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रहे। सैकड़ों सऊदी बेस्ड मर्सिडीज मार दिए गए थे। तो अमेरिका की जो ये योजना थी कि एक रीजनल वॉर अपनी तरह की अमेरिका चलाए, वो फेल हो गई। अब सऊदी अरेबिया कूदना नहीं चाहता है डायरेक्टली, वो कह रहा है मर्सिडीज से तुम लड़ो, मर्सिडीज पिट रहे हैं, तो क्या हो। ये एक अजीब सी सूरत है। देखिए, हमारे पास तकरीबन 7-8 मिनट हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इसे ज्यादा अच्छा हम समझना चाहेंगे अब तक की जंग का नतीजा क्या और आगे आप कैसे देख रहे हैं। मैं समझता हूं इसको थोड़ा सा बता दें लोगों को। लोगों के जहनों पर एक अजीब बोझ सा है कि आखिर ये जंग कब तक, कैसे, किस मकसद के लिए लड़ी जा रही है, क्या होगा। अब तक जंग के नतीजे, जो कुछ इजराइल के और अमेरिका के मीडिया में आ रहा है, जिसमें ईरान की जीत साफ बताई जा रही है, उसे आप कैसे देख रहे हैं। आने वाले वक्त में क्या कुछ हो सकता है, मैं समझता हूं ये समझ लेंगे लोग तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं देखिए, अभी इसके बारे में कोई लॉन्ग टर्म प्रोडिक्शन करना ठीक नहीं, लेकिन मैंने जैसे कहा कि हाँ। नवंबर तक प्रोडिक्ट किया जा सकता है। नवंबर तक ये जंग फिलहाल रुकी रहेगी, जो बड़ी जंग है। देखिए, इसमें कई जंगें हैं ना, इसमें अमेरिका और ईरान के बीच मेन जंग है, और अमेरिका के साथ इजराइल भी था, लेकिन इजराइल इधर डीलिंक हो गया, क्योंकि इजराइल हुआ क्या है, देखिए कि जो अमेरिका ईरान में जो 40 दिन की जंग शुरू हुई, उसका मकसद था गल्फ में ईरान को फंसा देना। कि वो लोग जानते थे कि ईरान गल्फ देशों पे अटैक करेगा, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे थे इतना भयंकर अटैक करेगा। वो सोच रहे थे गल्फ देशों पे ईरान अटैक करेगा, गल्फ देश भी हमारे साथ आ जाएंगे और एक बड़ा कोलिशन बन जाएगा गल्फ देशों का, इजराइल का, अमेरिका का, और उसके बाद यूरोप भी उसमें आ जाएगा। ये प्लानिंग थी, लेकिन वो पूरी प्लानिंग फेल हो गई, क्योंकि जो इंटेंसिटी ईरान ने, जिस इंटेंसिटी से और प्रिसिशन से गल्फ देशों पे स्ट्राइक किया, गल्फ देशों की जनता को नुकसान बहुत ही कम हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ अमेरिकन बेसिस को, और गल्फ की जनता भी, गल्फ में मैं सारी कंट्रीज को ले रहा हूं, उन गल्फ की जनता भी अमेरिका के खिलाफ। कुवैत वगैरह में आधे से ज्यादा कुवैत उनके कब्जे में है, अमेरिका के कब्जे में है, बहरीन, इस तरह की छोटे छोटे देश। जॉर्डन की जो हालत है, जॉर्डन में भी जनता वहां राजा के खिलाफ है, बहरीन में राजा के खिलाफ है। कतर हमेशा घबराए रहता है वो, क्योंकि उसको इसराइल से भी खतरा है, इसराइल वहां स्ट्राइक कर चुका है पहले। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि ट्रंप का कैलकुलेशन गड़बड़ा गया, बल्कि नेतन्याहू पे वो रिलाई कर रहा था, और वो ये नहीं जानता था कि नेतन्याहू केवल एक चीज में अच्छे हैं, उनकी मोसाद, वो असैसिनेशन। तो असैसिनेशन हो गए, लेकिन उसके बाद जो राजनीति है उस पर ये लोग कमजोर निकले। जो पॉलिटिक्स पूरी है, जो वॉर के साथ साथ चल रही थी, उसमें ये कमजोर निकले। ईरान ने कहाँ मारा, कैसे मारा, सोच समझ के, बहुत प्रिसाइज तरीके से, क्योंकि ये देखिए इसकी जो माइक्रो हिस्ट्री है, दर्शकों को ये समझना चाहिए कि ये ऐसी जंग है जिसका ब्रॉड पिक्चर भी है, लेकिन एक माइक्रो हिस्ट्री, और माइक्रो हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो पहले की जंगों की तुलना में, आप जैसे सोच लेते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एलाई जीत गए, जर्मनी हार गया, वियतनाम वॉर में अमेरिका हार गया, ये भी, इस वॉर में भी ईरान का पलड़ा भारी है, लेकिन ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स वॉर है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे फ्रंट्स भी हैं और ये कई लेवल्स पे लड़ी जा रही। ये साइबर, अभी देखिए साइबर अटैक्स जो भयंकर ईरान ने किए, मैंने एक खुलासा किया था अपने वीडियो, अपने उसमें, अंडर वाटर जो जंग लड़ी गई, जो साइलेंट सबमरीन्स हैं अमेरिका की, वो टेस्ट हुई, और ईरान ने भी उसका जवाब दिया अपने SSS जो नया सिस्टम ईरान का है, चाइना और उससे जो तो जी, आप बता रहे थे माइक्रो माइक्रो जंगें जो हैं, जो जो छोटे छोटे अलग अलग हैं, उनकी अहमियत आप बता रहे थे, नतीजा किस तरह से निकालें, वो बता रहे थे। जरा उसे ठीक से और बता दीजिए, मैं समझता हूँ नहीं लोगों को। नहीं, आप जैसे एक एग्जाम्पल ही ले लीजिए कि ट्रंप ये चाह रहा था कि अभी दूसरे फेज में, जो 8 अप्रैल को देखिए सीज फायर हुआ, अभी भी टेक्निकली वो कायम उसी, हालांकि ईरान ने कहा है कि अब कोई सीज फायर नहीं है, MOU साइन हो गया था, उसकी अलग बातें थी, अब MOU भी नहीं है। तो ये सब बातें हैं जो बड़ी वेग हैं, मतलब वेग इन द सेंस कि कंफ्यूजिंग है।
और वो कंफ्यूजन जानबूझ के फैलाया जाता है कि कोई, ये पहले नहीं होता था जंगों में कि तुम युद्ध एक डेट दे दो सीज फायर की, फिर सीज फायर तोड़ो, तो उसका एक नियम होता था। यहाँ तो डेट भी आ गई, फिर भी सीज फायर कई बार वायलेट हुआ है। ईरान ने फिर समझ लिया इस बात को, तो ईरान एग्रेसिव हो गया। और अब ये चीज है कि अगर ये जंग शुरू होती है या नहीं भी शुरू होती है, ईरान ने ये भी कहा है कि नेवल ब्लॉकेड हम कुछ हफ्तों तक बर्दाश्त करेंगे, हम नवंबर तक नहीं रुकने वाले। कि नवंबर के चुनाव के परिणाम के हिसाब से ईरान पे हमला होगा कि नहीं, हम तब तक नहीं रुकेंगे। हम तो कुछ हफ्ते दे रहे हैं जिसमें नेवल ब्लॉकेड हटाओ, वरना हम स्ट्राइक करते हैं। ये भी हो सकता है, ये ईरान इस बार पहल कर सकता है। तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये भी है कि जो माइक्रो जंग हो रही है उसमें भी अमेरिका की प्लानिंग थी कि भाई इनको कई ऐसे छोटी छोटी जंगों में, इजराइल वर्सेस पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस, उधर सीरिया वर्सेस हिजबुल्लाह कर दो, बहुत बड़ी बात हो जाती, क्योंकि वो उसकी एक हिस्ट्री भी है। जब सिविल वॉर सीरिया में हुई थी तो हिजबुल्लाह वर्सेस वो ये जो अभी अल शरा की फोर्सेज हैं, इनमें जंग हुई थी, बाकायदा हारे थे ये लोग, अल शरा वगैरह। तो अब उसमें जो है तो ये सारी चीजें जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस गल्फ के हैं, इनको उभार दो। सऊदी अरेबिया यमन में पहले से जंग चल रही है, 2011-2012 से बहुत भयंकर। सऊदी अरेबिया ने तो अभी कुछ भी नहीं किया, उस समय इतनी भयंकर स्ट्राइक्स की थी, 2022 तक वो एक तरह से जंग चली थी, फिर सऊदी अरेबिया को भी पीछे हटना पड़ा। तो इसलिए वो अमेरिका ये सोच रहा था कि इन सब चीजों को एक्टिवेट कर दे, लेकिन ईरान पहले से तैयार था। और दो बातों में अमेरिका और इजराइल सरप्राइज हो गए। एक तो हिजबुल्लाह की तैयारी से, उनको उम्मीद नहीं थी हिजबुल्लाह इतना तैयार होगा कि वो इजरायली फोर्सेस को पीछे ढकेल देगा, और सीरिया भी डर जाएगा इंटरवीन करने से। दूसरा, ईरान की जो मिसाइल ताकत है उसको अंडर एस्टिमेट कर गया। और तीसरा, यमन को, उनको ये नहीं पता था कि उनको, वो सोच रहे थे यमन के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ये हैं, इजराइल को वो हैरेस कर सकता है। लेकिन सऊदी अरेबिया को अभी तो ग्राउंड की लड़ाई में हरा दिया। सऊदी अरेबिया के जो बैक्ड मर्सनरीज हैं उसमें ज्यादातर यमन के ही लोग हैं, लेकिन जो अंसारुल्लाह के खिलाफ, जो ईरान बैक्ड हूती और अंसारुल्लाह के खिलाफ, तो वहां पर बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है। हम तो इसको बहुत बड़ा अचीवमेंट मानते हैं। मैंने तो पूरा मैप लेके एनालाइज किया है और अपने वीडियो भी बनाए हैं कि कैसे इन लोगों ने साइंटिफिक तरीके से उनकी फोर्सेस को अलग अलग जगह, क्योंकि वो लोग तो अंदर तक घुसी थी ना, केवल ऐसा नहीं था कि एडन की स्ट्रिप में वो थी, मारिब में भी थी, वो नॉर्थ में अलमोखा में भी थी। तो किस स्ट्रेटजी के तहत बहुत साइंटिफिकली और ईरान की गाइडेंस में यमन ने ये काम किया है। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि यमन और सऊदी अरेबिया की समस्या भी बंदूक के बल पर ही हल हुई है, और सऊदी अरेबिया के खिलाफ पूरा मामला गया। यानी समअप करने के लिए अगर आप कहें तो क्या ये समझना सही है कि ईरान ये जो छोटे लेवल की अलग अलग फ्रंट्स पे हैं, उन जंगों में भी अपने और अपने साथियों के साथ मुसलसल मजबूती से लड़ रहा है, और जो लार्जर जंग थी उसमें भी उसने मजबूती से जवाब दिया है। अब अमेरिका की या इजराइल की हिम्मत नहीं हो रही नई बड़ी जंग शुरू करने की। तो ये दोनों सतहों पर ईरान और उसके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की एक तरह से जीत कही जा सकती है। क्या मतलब नतीजे के तौर पे आप क्या कहें? मैं आपको बताता हूं अभी क्या है कि ईरान और अमेरिका के बीच एक स्ट्रेटेजिक स्टेलमेट है। फिलहाल इसको इस तरह से देखिए, स्टेलमेट है वो सही है अभी। अच्छा, स्टेलमेट में जब जब भी स्टेलमेट होता है जंग में, एज अ वॉर हिस्टोरियन मैं इस चीज को एनालाइज कर रहा हूं, स्टेलमेट में हमेशा एक पक्ष थोड़ा हावी रहता है, तभी स्टेलमेट होता है। और खासतौर पे अगर बड़ी ताकत के खिलाफ छोटी ताकत ने स्टेलमेट कर लिया तो वो बड़ी ताकत की हार मानी जा रही। तो मैं दर्शकों से ये भी कहना चाहता हूं कि हार जीत को इस सेंस में लें, ये इसमें बहुत ज्यादा वो भी नहीं करना है, एक्साइटेड भी नहीं हो जाना है कि ईरान जीत गया, ईरान जीत गया। ईरान का पक्ष भारी है, इसलिए लोग कह रहे हैं ईरान जीत गया, क्योंकि स्टेलमेट की अभी फेज, अब स्टेलमेट के बाद जो फेज होता है वो डिसाइसिव लड़ाई का होता है। अब क्योंकि एक समय तो इसके बाद फैसला कौन सूरत हाल बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हाँ, अमरीश मिश्रा जी। फैसलाकुन सूरत हाल इसके बाद बनेगी, ये जब बिल्कुल स्टेलमेट टूटेगा और फिर खुल की जंग होगी, या बिल्कुल अमेरिका पीछे बिल्कुल हटेगा या ईरान, इसमें तो और कोई तीसरा बेशक, रास्ता नहीं है। जैसे जैसे हालात होंगे हम आपको अपडेट करने की कोशिश करते रहेंगे। अमरीश मिश्रा जी के यूट्यूब चैनल पर जरूर जाइए, मैं लिंक दे रहा हूं, उस पर जरूर जाइए और देखिए उनकी ताजा वीडियोस। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।